हमने लास्ट टाइम? एक्सरसाइज पहले लिख लो थोड़ा सा। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, probability of an event E is the numerical probability probability of an event E is the numerical measure of happening of E. It is denoted by P of E, where P of E greater than equal to 0, less than equal to 1, always. Second point, definition. मीनिंग अलग है, डेफिनेशन अलग है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो डेफिनेशन है ये, for some event E, the probability of E is defined as follows. P of E is the ratio of number of favorable equally likely outcomes को दूसरा नाम बताया था कल, आउटकम्स को क्या कहते हैं? केसेस। तो आप केसेस लिखना चाहो तो ब्रैकेट में केसेस भी लिख सकते हो, केसेस। So the ratio of number of favorable equally likely outcomes to the total number of possible equally likely outcomes. Mathematically, P of E is equal to number of equally likely cases
for event E divided by total number of equally likely possible outcomes या cases भी मतलब ऊपर भी cases भी हैं possible cases या outcomes इसके थोड़ा छोटा लिखता है इस पर बॉक्स बना लेना note the above definition is based on classical approach also known as subjective or theoretical probability or approach. Next note here, probability is based on equally likely outcomes. श्वास एक बार देखो, देख लिया प्रॉपर चल रहा है? सही चल रहा है सर, स्क्रीन भी ठीक है, ब्लर नहीं है कुछ। हाँ जी, बस इसको नोट कर लो तो समझा देता हूँ, जल्दी कर लो। हाँ तो कर रहा है यार, उसको भी और भी लिखना है। मुझे लगा समझाओगे। नहीं हाँ समझाऊंगा, उसके बाद भी लिखना है और एक पेज और लिखना है। तुम होमवर्क तो करके आए नहीं, तुम बोल रहा उसमें से देख के लिखने को। मैं कल आएगा। और हो गया पूरी यार लड़कों की हैंडराइटिंग बेकार ही होती है, मेरी भी बेकार है। सही लिखता है ये। चल हो गया नोट, तो मेरी कैसी है? सभी का हो गया। देखो भाई, तो कल हमने उसको डिटेल में देख लिया था प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहली बात ना, हम 10th क्लास ये है प्रोबेबिलिटी पढ़ाने में ना, पहला पॉइंट आता है आप कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हो, 9th के लिए पढ़ रहे हो, 10th के लिए पढ़ रहे हो, 11th 12th के लिए पढ़ रहे हो या हायर लेवल तक पढ़ रहे हो ना। उस लेवल से ही प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है कि आपको कितना समझना है और क्यों आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहली बात तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम। तो अब इक्वली लाइकली मतलब जिनके लाइकली मतलब चांस, इक्वली मतलब बराबर, चांस बराबर होंगे। और आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का मतलब केसेस, केसेस भी डिफाइन नहीं है। बेसिकली आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट भी वैसे तो वर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट टर्म्स में भी लिखवाऊंगा मैं, एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। फिर एक्सपेरिमेंट से आउटकम निकला, आउटकम को हम इक्वली लाइकली मान कर चल रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हो सकता है आउटकम इक्वली लाइकली नहीं हो, पर वो वाले क्वेश्चन जिनमें आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो 12th क्लास में होते हैं, 11th में भी नहीं है। बेसिकली वो लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। अभी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे डाइस के, कॉइन के या फिर प्लेइंग कार्ड्स के, या फिर बैग में बॉल्स होंगी, ठीक है, या नंबर्स पिक करने होंगे, मतलब कैसे भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, उस सब उन सब क्वेश्चंस में जो आउटकम होंगी वो कैसे आउटकम होंगी, इक्वली लाइकली आउटकम होंगी। उसके बेस पर ही आप कर रहे हो। इक्वली लाइकली आउटकम से बेनिफिट ये होता है जितने भी पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम है वो सभी अगर इक्वली लाइकली है तो सबको हमने एक
नंबर प्रोवाइड कर दिया से x, और x 0 से बड़ा ही है, 0 से बड़ा ही है, इनफैक्ट 0 भी नहीं है। अब वो जितने भी आउटकम होंगे, मान लो 5 आउटकम है तो 5x हो गए इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, यानी सभी आउटकम को कैसी प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई, इक्वली जाएगी, उनके चांस इक्वल हो गए अक्कर होने के 1/5 ईच। अगर 3 आउटकम है तो 1/3 ईच, 2 आउटकम है तो 1/2 ईच। जैसे हेड और टेल के केस में 2 ही आउटकम है तो 1/2, और डाइस के केस में 6 आउटकम थे तो 1/6। मतलब इक्वली लाइकली से सभी इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट कल बताया था, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब जो सिंगल आउटकम है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो सभी एलिमेंट्री इवेंट को प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। द अबव डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वो किस बेस पर है, क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। 9th में एम्पिरिकल अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें इवेंट हो चुका है ना, और हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बता रहे हैं, जो हो चुका है उसके बेस पर इंफॉर्मेशन यूज करके। ठीक है भाई, इतना हो चुका है इतने में से, तो अगली बार हम प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा ही होगा। इसमें हमने क्या करा कि ऐसा हो सकता है, और उसके बेस पर हमने प्रेडिक्शन कर दी कि ये प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, द अबव डेफिनेशन बेस्ड ऑन क्लासिकल अप्रोच आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल है, क्लासिकल माइंड में रखना ये वाली बात को। अब एमसीक्यू वाला टाइप है तो आपको पहले पता होना चाहिए वाली बात। अब डेफिनेशन, पहले मीनिंग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले तो अब प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वर्ड प्रोबेबिलिटी इवेंट के साथ ही लगता है, ऐसे नहीं कि प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी इवेंट की। तो सबसे पहले तो हमें इवेंट को डिफाइन करना। अब इस इवेंट का मतलब वो इवेंट है जो हम डेली रूटीन में समझते हैं, है ना, इवेंट ऑफ मैरिज या इवेंट ऑफ फंक्शन, ऐसा कोई इवेंट नहीं है ये इवेंट मैथमेटिकल टर्म्स में, ये जो इवेंट है इसको आगे डिफाइन करेंगे हम। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं, उसमें हम इवेंट डिस्कस करेंगे कि इवेंट होता क्या है। क्लियर? आप ऐसे समझ लो हिंदी में तो घटना होगी, मतलब वो तो सिर्फ हिंदी का, उसका हिंदी में मीनिंग हो गया, है ना, पर इवेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है मैथ के टर्म्स में, वो भी हम आगे देखेंगे इवेंट होता क्या है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट को ये ध्यान रखना, इवेंट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ई एफ जी एच, E1 E2 E3 ABC, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर लो। E1 E2, मान लो 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, बस कैपिटल लेटर जनरल नोटेशन यूज करते हैं, मैंने लिखवाया नहीं, ऐसे बता दिया आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट, इज द न्यूमेरिकल मेजर, मतलब मैथ इन्वॉल्व हो रहा है ना, कोई नंबर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर क्या बता रहा होता है, किसी इवेंट के हैपन होने के चांस को दिखा रहा होता है कि वो कितना परसेंट हैपन होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को कितने परसेंट हैपन होगा, या किस रेशो में हैपन होगा, या कितना डेसिमल हैपन होगा, 3-4 तरह से दिखा सकते हैं। जैसे 1/4 या 25% या 0.25 या 1:, इन सब का मतलब एक ही बात है कि वो जो इवेंट है, अच्छा ये इवेंट अब स्लाइटली अगर चांस स्लाइटली 25% रखता है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसका होने का चांस इसके होने के चांस से ज्यादा है। समझ में आई बात? तो हम कल वो लॉटरी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अगर मान लो एक केस में हमारे पास ये आए और एक केस में हमारे पास ये हो, तो हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें हमारे जीतने के चांस ज्यादा होंगे। करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गेम है और आपको ये कहा गया कि अगर आपके दोनों हेड आए तो आप जीत सकते हो, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। दोनों हेड आए मतलब 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो 4 ही केसेस है ना, कल डिस्कस किया था हमने। अगर आपके दोनों हेड आए तो आप प्राइज मनी जीतोगे, तो कितने चांस हुए 1/4। क्लियर? और दूसरा एक गेम्स हुआ जिसमें वो कह रहा है अगर आपका एक भी हेड आ गया, एग्जैक्टली एक हेड आया तो आप जीतोगे। नहीं, एग्जैक्टली एक बोला मैंने, एग्जैक्टली एक हेड, तो हेड टेल या टेल हेड, इसमें जीतने के चांस 1/2 ज्यादा हो गए। अब अगर कहते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आ जाए, तब भी जीतोगे आप, इसमें और ज्यादा हो गए। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है कि हमें कहां पर पता लग रहा है कि किसमें चांस ज्यादा है। अब यहाँ जीतने पर मान लो वो 100 रुपए देंगे प्राइज मनी, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 25 एक्सपेक्टेशन निकल जाएगी। यहाँ पर प्राइज मनी जो मिल रही है, सपोज यहाँ पर 75 मिल रहा है, तो यहाँ 37.5, और वहां पर कितना आता 25, तो यहाँ पर प्राइज मनी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ करना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर हमें जो प्राइज मनी है मान लो वो मिल रही है 60, तो 15 3 45, अब वहां मिल रहा था 25, यहाँ 37.5 और यहाँ 45, तो यहाँ सबसे ज्यादा बेटर चांस होंगे। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं 30, या मान लो इस वैल्यू को मैंने कर दिया सिर्फ 20 कर दिया, 4 5 5 3 15, यहाँ पर हम हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी 15 रुपीज की, तो अब हमें कहाँ पर करना चाहिए, इस पे, ये नहीं कि इसमें करना चाहिए। ठीक है?
ऐसे टॉपिक तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन निकालने का टॉपिक होता है 12th क्लास का। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का रोल क्या है डिसाइड करने में कि हमें क्या चीज चूज करनी चाहिए और क्या नहीं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी रैंडमनेस को दिखाता है। ठीक है, अभी रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी, है ना, कुछ भी हम पिक कर ले तो वो रैंडमनेस है। तो किसी भी इवेंट की हैपन होने के अंदर क्या होती है? रैंडमनेस होती है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस रैंडमनेस को उसकी एक वैल्यू बता देता है कि हाँ इतने % हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हैपन होगा। किस बेस पर? अगर सभी इक्वली लाइकली है और ये थ्योरी लगा रहे हैं, यानी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, मेजर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट के हैपन होने का जो न्यूमेरिकल मेजर है वो प्रोबेबिलिटी है। इसको किससे डिनोट करते हैं? P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में उसका इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, where E is describe some event, और वो इवेंट क्या होता है बताऊंगा अभी आगे। where probability of E क्या है? 0 से बड़ी, जैसे यूक्लिड थ्योरम लेमा में आया था ना, P of E is greater than equal to 0 and less than equal to 1. That means probability of an event lies between 0 and 1, both inclusive. स्टेटमेंट बनेगी between 0 and 1 both inclusive, 0 और 1 के बीच में रहती है पर 0 और 1 मिलाकर इंक्लूड करके। ठीक है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल, या नल इवेंट और 1 है तो श्योर इवेंट। For some event E, किसी भी इवेंट के लिए the probability of event E is defined as follows. Probability of E is, ये डेफिनेशन आ गई तो इन्वर्टेड कॉमा में, is the ratio of number of favorable word clearly यूज किया मैंने equally likely outcomes या cases, आपको भी करना है, to the total number of possible equally likely outcomes, यानी कि total possible outcome है उसका नंबर है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर मान लो मेरे पास दो कॉइन टॉस किया तो कितने केस हैं? हेड और टेल। काउंटिंग करो उसको, कितने काउंट हुए? 2। हेड का इवेंट के एक चांस है तो प्रोबेबिलिटी नंबर आ गया ना, यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम गिनते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं। वो आउटकम HT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक आउटकम को एक नंबर देंगे, तो जितने टोटल नंबर बने और जितने फेवरेबल आउटकम के उतने नंबर बने, पर इक्वली लाइकली होना चाहिए। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस और आउटकम फॉर इवेंट E फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट E बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन के अंदर 3-4 पार्ट्स हैं, आपने एक बार फॉर्मूला मेंशन कर देना कि ये फॉर्मूला है, उसके बाद क्वेश्चन कर देंगे, बार-बार नहीं करना पर एक बार जरूर करना है। ठीक, डन हो गया नोटिस, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, साथ-साथ लिख लेना। पॉइंट नंबर 3, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब ऐसा है तुम्हें सेट के बारे में तो नहीं पता ना, व्हाट इज अ सेट पता है? ये 11th क्लास का टॉपिक है और जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सेट की टर्म्स में डिफाइन होती है एक्चुअल में, तो 11th क्लास में आएगा, बट अभी मैं विदाउट सेट ही डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10th क्लास के लेवल पर ही लिखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो लिखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, an activity performed to obtain results, an activity performed to obtain results, फॉर्मूला आ गया, when repeated under identical condition or under identical conditions does not produce same outcome every time, but same outcome every time is called random experiment.
एग्जाम्पल, फर्स्ट tossing of a coin once, tossing of a coin twice, thrice and so on इस टाइप से. Throwing an unbiased dice. Unbiased मतलब फेयर, जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, सभी 1 2 3 4 5 6 सभी आउटकम्स हैं उसमें. Selecting a playing card from deck of cards. Deck of cards मतलब प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स का जो डेक है ना, 52 कार्ड्स इकट्ठे दे कॉल्ड डेक, उसको डेक कहते हैं. सो एन एक्टिविटी परफॉर्म टू ऑब्टेन रिजल्ट्स व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डज नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और फेयर कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ट्वाइस, throwing an unbiased dice or selecting a playing card. अब ये throwing of biased dice भी हो सकता है. मैंने तो एग्जांपल ही मैंने biased लिखा है, बाकी आप biased dice भी लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. अब इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? वैसे एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक डिटरमिनिस्टिक और एक नॉन डिटरमिनिस्टिक. जो नॉन डिटरमिनिस्टिक है उसी को रैंडम कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैं डायरेक्ट इसी को करा रहा हूँ. ठीक है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे कि डेफिनेशन बता रहा है, एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट. कोई भी आप ट्रायल या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्या करने के लिए? रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है. और जिसको हम क्या करें? रिपीट करें अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब एक जैसी कंडीशंस में उसको हम रिपीट करें तो उसका जो आउटकम है डज नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम. हर बार उसका सेम आउटकम नहीं आना चाहिए. क्लियर? तो उसको हम क्या बोल देंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे. ठीक है. अब देखो, वैसे अगर एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट से कौन सी स्टडी रिलेट होती है? अगर मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड कहां सुना तुमने? साइंस में, राइट? एक्सपेरिमेंट जब वर्ड आता है वो साइंस में यूज होता है ना मेनली. साइंटिफिक जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, लैब में होते हैं या आपके कहीं भी हैं, वो टेस्टेड होते हैं और एक्सपेरिमेंट है वो, है ना? तो प्रूव होगा ही, सही होगा. अब जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अब देखो मैथ के भी कुछ एक्सपेरिमेंट है ना, मैथ एक्टिविटी की होती है, लैब मैनुअल वगैरह. तो मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैथमेटिकल समझाता हूँ. ये साइंटिफिक अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जो वैल्यू निकल रही है वो सेम ही निकलेगी हर जगह या अलग निकलेगी? नहीं तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा. जिसने एक्सपेरिमेंट करा है या जिसने बनाया है ना, वो तो सेम ही निकलता है. मैथमेटिकल बात करूं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? ये ट्रायंगल मैं यहाँ लूं या इंग्लैंड में जाकर ले लूं, हमेशा सम कितना आएगा? कि जगह बदलने से ट्रायंगल के सम पे कोई फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा. अच्छा, ट्रायंगल बदल लूं, क्या सम बदल जाएगा? चाहे राइट ट्रायंगल ले लूं, चाहे इक्विलैटरल ले लूं, स्केलियन ले लूं, एक्यूट ले लूं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लूं, एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द एंगल इज 180 बिकॉज़ इट इज अ फैक्ट. एक्चुअल में ये थ्योरम है, प्रेपोजिशन है, इसको प्रूव किया हुआ है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ वी कैन से कि इसका सम कितना आएगा? हमेशा ही 180 डिग्री आएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है. दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ रैंडम. क्यों? मुझे पहले से ही पता था सम ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें कोई रैंडमनेस नहीं है. रैंडमनेस का मतलब कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता कि क्या आउटकम आएगा. बात समझ में आ रही है? यहाँ तो मुझे पहले से पता है कि क्या आउटकम आएगा. दोबारा बताऊं या आगे समझ? ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं डिटरमिनिस्टिक मतलब जो पहले से ही डिटरमाइंड है, और एक होते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक जो डिटरमाइन नहीं है. जो नॉन डिटरमिनिस्टिक होते हैं वही कौन से होते हैं? तो मैंने आपको डायरेक्टली क्या लिखवा दिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट. 11th क्लास की आरडी से आप बुक उठाओगे ना, यही सब मिलेगा स्टार्टिंग से. ठीक है. तो ठीक है, 10th में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में. तो बेस अभी से ही सही बन रहा है. रैंडम एक्सपेरिमेंट जो नॉन डिटरमिनिस्टिक होते हैं, इसका मतलब ये वो एक्सपेरिमेंट है जिनके बारे में हमें पहले से नहीं पता कि क्या हैपन होगा, और हर बार सेम भी नहीं आएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वंस. क्या हर बार हेड आएगा या हर बार टेल आएगा? नहीं. कभी हेड आएगा और कभी
पहले से तो नहीं पता ना मुझे कि अब मैं टॉस करता तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता ना। तो देखो एन एक्टिविटी परफॉर्म टू ऑब्टेन रिजल्ट, मैं कॉइन को क्यों थ्रो कर रहा हूं? रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए कि हेड आता है या ये जानने के लिए। व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एक जैसी कंडीशन में उसमें क्या करूं अगर मैं रिपीट करूं और उसका वो क्या करे सेम आउटकम ना दे, हर बार हेड ना दे हर बार टेल ना दे, यानी कि हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या मिल सकता है मेरे को? हेड या टेल। इसमें क्या मिल सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। दोबारा बताओ ये आगे समझ में, ठीक है? और इस तरह से ये बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा अब एक चीज देखो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मतलब एक जैसी कंडीशंस पर, जो कॉइन के अंदर एक आप पूछ रहे थे मेरे से, तो अगर कॉइन का हम स्टैंडिंग पोजीशन ले लेते हैं कि कॉइन पे ना तो हेड आया ना ही वो खड़ा रह गया, है ना? वो पोजीशन कब सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी? जब सैंड होगी तब ना, और सैंड नहीं होगी तो रेयर है, बहुत ही कम चांस है ना? मतलब तो वहां पर आइडेंटिकल कंडीशंस में तो एक जैसा नहीं हुआ ना, यानी कि अगर मैं कंडीशन बदल रहा हूं तो आउटकम आ सकता है उसका या फिर नहीं भी आ सकता। समझ में आ गई बात? तो वहां पर हम इसीलिए इसको नहीं काउंट करते जो स्टैंडिंग केस होता है, और वैसे भी यूजफुल नहीं है। हमें क्या चाहिए? कॉइन के ऊपर हेड या टेल, तो उसी के लिए हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक? तो हम इस पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड कर देते हैं कि अगर कोई मान लो अगर कॉइन स्टैंड हो भी गया ना, तो हम वो जो हमने एक्सपेरिमेंट में टॉस किया है जिसमें वो कॉइन खड़ा रहेगा उसको हम डिस्कार्ड मतलब उसको हम काउंट नहीं करेंगे और कॉइन को दोबारा से टॉस करेंगे। मतलब वो टॉस हमारा इनवैलिड हो गया। इनवैलिड समझते हो? वो टॉस क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, मतलब वो टॉस काउंट नहीं हुआ। हम कहेंगे जैसे हमने कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन टॉस करा, हेड आया या टेल आया, मान लो कुछ नहीं आया, खड़ा हो गया, कॉइन खड़ा रह गया, तो हम क्या करेंगे? कॉइन को उठाएंगे, दोबारा टॉस करेंगे, यानी वो टॉस काउंट ही नहीं होगा। टॉस तब काउंट होगा जब हेड या टेल आएगा, ठीक है? ये नोट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लिखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये फर्स्ट लिखा था ना, सेकंड लिखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट सेकंड पॉइंट, आउटकम्स। The result of a random experiment. The result of a random experiment is called outcomes. जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्टेन होता है, जो भी रिजल्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं आउटकम्स। Note the collection of all the possible outcomes, is called sample space. वैसे आगे 11th क्लास में आएगा एज ए सेट सैंपल स्पेस। नोट आउटकम्स are also known as cases or elementary event। जो आउटकम होते हैं उनको केसेस या एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। एग्जांपल, सैंपल स्पेस when two coins are tossed। When we toss two coins, सेम ही तो होना चाहिए मतलब, सेम ही तो होना है मतलब, बस थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो जाता है।
Similarly, outcomes when two dice were thrown. One comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, and so on, 6 comma 6. That is 36 outcomes. मैं लिखनी सिखा दी ना 36 outcomes. So ये नोट कर लो. Outcomes. एक चीज और लिख देना. एलिमेंट्री आउटकम और सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट. अच्छा एलिमेंट्री आउटकम लिखा ना उसमें. इसका मतलब क्या है? नोट 1 का मतलब 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6. यानी कि ये सारे जितने भी हैं टोटल 36 लिखे हैं. अब यानी कि सारे लिखने शुरू कर दो. अब ऐसे बोर्ड पे दिखा सकते हो. डाइस में जो फॉर्मूला है ना, कोइन में क्या था फॉर्मूला याद है? 2 की पावर n है. अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो, 2 कॉइन टॉस करते हैं तो, 3 कॉइन टॉस करते हैं तो, ठीक है, और अगर 4 कॉइन टॉस करते हैं तो 16. ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ केसेस का. डाइस में क्या फॉर्मूला है? 6 की पावर n. अगर एक डाई थ्रो करते हैं तो 6 केसेस, 2 करते हैं तो 36, 3 करते हैं तो 216, 6 की पावर 3 216. ठीक है, खैर आपके 2 डाइस तक आ गए बस वही है. इतना ही है. द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं. आउटकम और क्या क्या बोलते हैं? केसेस भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री इवेंट या सैंपल पॉइंट. ठीक है, अब हम अगर आउटकम्स को कलेक्ट करें, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन सब का कलेक्शन क्या होता है? सैंपल स्पेस. उन सब की लिस्ट. जैसे एपी में हम नंबर्स लिखते हैं लिस्ट में, ऐसे ही उन सब की लिस्ट किसी भी ऑर्डर में लिख दो, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सारे अगर लिखे हो कॉमा लगाकर तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस. ठीक है, वैसे तो सैंपल स्पेस एक सेट होता है, लेकिन क्योंकि अभी सेट नहीं कर रखा हमने तो बिना सेट के नोटेशन के हम ऐसे लिखेंगे. ये बस इसके कलेक्शंस हैं. करेक्ट. सो द सैंपल स्पेस व्हेन वी टॉस 2 कॉइंस. जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे. इन चारों को दोबारा लिख दो, एक बार पीछे हेड लगा दो चारों के और एक बार टेल. ठीक, फिर मैं 2 डाइस आर थ्रोन, ये बन गया. नेक्स्ट कितने हो गए पॉइंट? 2. तीसरा पॉइंट लिखो. थर्ड इज इवेंट पर आ गए. सो व्हाट इज इवेंट? जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वही इवेंट है, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब करना है. तो इवेंट इज अ पार्ट ऑफ random experiment. Event is a part of random experiment for which probability is required. It साइन का मतलब समझ जाओ. It takes some or all of the outcomes. It takes some or all of the outcomes of the random experiment. मैंने लिखा understood है. It takes some or all of the outcomes.
एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सम और ऑल, अब सम का मतलब नन भी है, जीरो भी इंक्लूड है इसमें। एग्जांपल, in throw of a die, in throw of a die, let the event of getting an even number be e, then e takes value 2, 4, 6 and n of e 3, that is number of favorable cases या outcomes for event e. Note, events are denoted by capital letters. Events are denoted by capital letters. Example, F, ये symbol है such that का, such that, F such that getting a number, getting a number between 4 and 6 G, getting a prime odd H, getting all, getting a number less than 7. Clearly, probability of E equal to number of E by number of S. एक बार S भी लिख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal to S takes its value, it is 1/2, probability of F 1/6, probability of G 2/6, 1/3 और probability of H 1/7, 6/6, that is 1. एक बार इसको नोट कर लो। इसके आगे ही कर देना, मैंने तो साइड में लिख दिया। नोट हो गया तेरा? हाँ जी, चले आगे। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, इवेंट क्या होता है? बेसिकली इवेंट ना एक सबसेट होता है। अब सबसेट तो हमें पता नहीं, क्योंकि मैं सेट नहीं पता, तो कोई बात नहीं। 11th क्लास के बिना ही हम इसको समझ लेते हैं। 10th क्लास के बेस पर हम कहते हैं कि इवेंट क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किस लिए करते हैं? टू ऑब्टेन द आउटकम्स। तो उसका कुछ पोर्शन, उसका कुछ पार्ट फॉर विच प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी पड़ती है उसके लिए, इट टेक्स, जो इवेंट होता है वो क्या करता है?
सम और ऑल ऑफ द आउटकम्स। जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी कुछ या फिर सभी के सभी आउटकम्स ले लेता है। कुछ का मतलब 1 2 या 0 भी हो सकता है या सभी भी हो सकता है। तो दैट इज अ इवेंट। एग्जांपल, इन थ्रो ऑफ अ डाई लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन इवन नंबर। अगर हम एक डाई थ्रो करें और हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवन नंबर के पॉसिबल केसेस क्या है? 2 4 और 6। तो हमारा इवेंट हो गया E कैपिटल लेटर से डिनोट किया और उस इवेंट ने कौन सी वैल्यू ली है? 2 4 और 6। ये वैल्यूज क्या है? सम वैल्यूज ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या वैल्यूज थी? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि जब हम एक डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास कितने केसेस आ सकते हैं? 1 से 6 तक। और उसमें इवेंट क्या है? उसके कुछ आउटकमों को लेने वाला कोई भी डिस्क्रिप्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं, वो तो टाइप्स ऑफ इवेंट में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे आया? कुछ को लिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सम है ये कैसे लिया? मतलब ये पार्ट ही तो हो गया ना। इसका पार्ट हुआ सैंपल स्पेस। ये कैसे लिया जाएगा डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन के ऊपर। गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ नंबर बिटवीन दिस, गेटिंग अ नंबर लेस देन दिस, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन दिस। समझ में आ गई बात? प्लेइंग कार्ड्स में गेटिंग इवन, गेटिंग किंग कार्ड, डायमंड जो भी है, ठीक है। और उसके अंदर कॉइन में both heads both tails, one head and one tail, two heads and a tail, at least one head, at most one head, at least one tail, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी होगी। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या दे रही होगी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है तो इवेंट क्या होगा? गेटिंग अ कॉइन ऑफ विच ऑफ हेड, गेटिंग अ टॉस ऑफ टेल, यानी टू ऑब्टेन सम आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकमों को लेने के लिए इवेंट बनाया जाता है। हमें उस पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबकी तो निकालनी नहीं, अगर सबकी ने तो बनी है, कुछ की निकालनी है। तो वो जो कुछ आएंगे वो किस में आएंगे? इवेंट में। समझ में आ गई बात? सो इवेंट का मतलब क्या हो गया? ये हो गया। अब ये एग्जांपल दे दिया। एन ऑफ ई का मतलब क्या है? ये ना एन कार्डिनैलिटी के लिए यूज होता है वर्ड। कार्डिनैलिटी वर्ड तुमने नहीं सुन रखा होगा ना। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग। छोटी क्लास में सिखा देते हैं वैसे तो ये, बट कार्डिनैलिटी तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है। जब हम किसी चीज को नंबर में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? कार्डिनैलिटी। समझ में आ गई बात? सब चीजों की कार्डिनैलिटी नहीं निकलती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों की कार्डिनैलिटी निकल जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी मैथ बुक्स हैं? 9th क्लास 10th क्लास में हो, कितनी मैथ बुक है? किसी के पास एनसीईआरटी है, एक कहेगा। किसी के पास एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो 2 होगी। किसी के पास आरडी शर्मा भी है, 3 होगी। तो कार्डिनल 4 हो गई, 5 हो गई। मेरे पास 10th क्लास की 15 बुक्स हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ माय मैथ बुक्स फॉर क्लास 10th इज 15। क्या 1.5 हो सकती है? एक बुक और आधी बुक तो नहीं होगी, है ना। तो कार्डिनैलिटी कभी पॉइंट में नहीं होती, हमेशा किस में होती है? हाँ, नंबर में होती है। अब मेरे पास 2nd क्लास की मैथ बुक की कार्डिनैलिटी है 0, है ही नहीं। मैं क्या करूँगा 2nd क्लास की मैथ बुक का? समझ में आ रही है बात? तो कार्डिनैलिटी कैन बी 0 और कैन बी एनी नेचुरल नंबर। सो इट इज 3 हियर। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव 3 आउटकम्स। तो 3 आ गई। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट। आउटकम कह लो या केसेस कह लो। इवेंट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, अंडरस्टूड एज जनरल बात है। और एफ मैंने एक और इवेंट लिया इसी एग्जांपल में, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच में एक ही आएगा, 5। तो उसका नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए? 1। वैल्यू है ना, उस वैल्यू को नंबर देंगे तो नंबर तो एक ही है उसके। क्लियर होगी बात? गेटिंग अ प्राइम ऑड नंबर 3 और 5। 2 भी प्राइम है बट वो इवन है, हमने कहा है ऑड। 3 और 5। H गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। 1 2 3 4 क्यों? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। इवेंट में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ये केस हो गया ऑल का, लिखा था ना सम और ऑल। ये वाला हो गया एग्जांपल ऑल के लिए, और बाकी सब में क्या आ रहा है? सम। अगर मैं लिख दूं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 0। हाँ, लेकिन इवेंट तो है ना। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 लिख लो। 6 से बड़ा इक्वल टू लिखो, कुछ भी डिनोट करता है, कैपिटल है, कैपिटल कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो h ग्रेटर देन 6। तो अब i जो है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ i कितनी आएगी? 0/6, दैट इज 0। इट्स अ नल इवेंट,
तो S कौन है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या लेगा? 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम लेगा, मैक्सिमम टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या डेफिनेशन थी? रेशो। किसकी रेशो थी? फेवरेबल आउटकम की डिवाइड बाय टोटल आउटकम। समझ में आ गई बात? तो वैसे ये रेशो क्यों करते हैं फेवरेबल और टोटल? एक बात देखो, हर एक आउटकम को हम इक्वली लाइकली मान रहे हैं, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? बाय डेफिनेशन। दिस इज बाय डेफिनेशन। और अब अगर हमारे तीन आउटकम फेवरेबल है तो तीनों को प्लस कर लेंगे, बिल्कुल 1/6 1/6 1/6 इकट्ठा करना है 3/6। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1 1 1 3 ऐड कर लिए और नीचे सीधा 6 लिख दिया, बात हुई है। आगे बस समझ लो। तो n of E मतलब नंबर ऑफ आउटकम इन E बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल इक्वली लाइकली आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स फॉर द हैपनिंग ऑफ E। और 3/6 1/2 आगे सिंपलीफाई करके F की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/6, A की आउटकम था फेवरेबल 5, G की प्रोबेबिलिटी देखें तो प्राइम ऑड नंबर दो आउटकम थे तो 2/6, H की प्रोबेबिलिटी 6/6 1 और I की प्रोबेबिलिटी 0। ये I वाला लिख देना, ठीक है। 4th पॉइंट लिखते हैं, getting a number greater than 6 I divided। 4th point, types of event या some types of event, some types of event। इवेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट, सेकंड null event also called impossible event या void event, certain या sure event। equally likely events, complementary event, simple event, compound event। बस 10th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है मैक्सिमम। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा के लिए है तो ये रख सकते हो ध्यान। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, mutually exclusive events, mutually inclusive events, और mutually exhaustive events, exhaustive events। नोट कर लो वो 10th तक, बाकी 7th तक तो करनी है। तो टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट कितने टाइप के हैं? ये मेनली 10 टाइप्स के इवेंट है, देखो ठीक से। टाइप्स ऑफ इवेंट, सम टाइप्स ऑफ इवेंट में एलिमेंट्री इवेंट है, नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट या वॉइड इवेंट, सर्टेन या श्योर इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसकी पूरी जो मीनिंग डेफिनेशन है बुक में मिल जाएंगी, मैं सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, खुद लिख लेना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो खुद कर लेना, बट यहाँ पर बस मैं मीनिंग बता रहा हूँ। तो सम टाइप्स ऑफ इवेंट के बाद एक पॉइंट और लिखेंगे फिर, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल सारा करवा दिया। सम टाइप ऑफ इवेंट में सबसे पहला एलिमेंट्री इवेंट बताने की जरूरत है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? जितने भी आउटकम्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। हर एक सिंगल आउटकम इज नोन एज, every single outcome of the random experiment is called elementary event। Done? पहला हो गया
एलिमेंट्री नल और उसको भी इन्वोट वो करेगा इंक्लूड एलिमेंट्री नल इवेंट अलग है, जीरो प्रोबेबिलिटी। हाँ जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो उस इवेंट में तो आउटकम आ ही नहीं रहा ना, यहाँ तो आउटकम आ रहा है ना, ये तो नल नहीं है ना। और सर्टेन इवेंट में सर्टेन इवेंट में सारे इवेंट आ रहे हैं, सारे आउटकम आ रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट को कंटेन करेगा, ठीक। तो ये आउटकम मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डाइस थ्रो गई तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 सभी आउटकम एलिमेंट्री इवेंट है, तो 1 भी एलिमेंट्री इवेंट है, 2 का हैपन होना भी एलिमेंट्री इवेंट है, क्लियर। नल इवेंट ऐसा इवेंट, ये नाम से ही पता लग रहा है इम्पॉसिबल, ऐसा इवेंट जो हैपन नहीं होगा, है ना, यानी उसके चांस जीरो है, इम्पॉसिबल है, तो दैट इवेंट इज null event whose probability is zero. तो बस if the p of e is zero then e is called नल इवेंट। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो p of e is equal to zero, लिख लो ब्रैकेट में p of e is उसी के साथ आ जाएगा p of e is equal to zero, यानी कि वो इवेंट हमारा नल इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनाया वो ऐसे ऐसे e तो ऐसे होता है मैथ में ना, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है और ये अलग है, ये लेटर है इंग्लिश का, समझ में आ गई बात। ये सिंबल जो है हमारा एप्सिलॉन के लिए यूज होता है, एप्सिलॉन, और ये बिलोंग्स टू का यूज होता है, बिलोंग्स टू। मीन का तो ये समीशन का यूज होता है, ठीक है। तो अपना डिजाइन ना चलाएं मैथ में, ठीक है, तो कुछ भी बना दिया, ये ऐसे बनता तो ये ऐसे ही बनाना है, ठीक है, उसको ऐसे घुमा फिर आगे चलो खैर, ठीक है। सर्टेन या श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इफ p of e is equal to 1, तो ऐसा इवेंट e क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट, लिख लो ब्रैकेट में, if p of e is equal to 1 तो श्योर इवेंट हो गया वो। एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं हम, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम नहीं लिखा मैंने, इवेंट। इक्वली लाइकली आउटकम अलग चीज है और इवेंट अलग चीज है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब तो ये है, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जितने भी आउटकम है उसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इक्वली लाइकली, यानी कि एवरी आउटकम हैज इक्वल चांस टू अकर, सो वी प्रोवाइड या वी असाइन एवरी आउटकम x चांस, तो x कितने बार हुआ, जितने आउटकम है, मान लो n आउटकम है तो x को n बार ऐड करेंगे, कितना बनना चाहिए 1, क्योंकि then in that case it will be a sure event and that is certain to happen, कोई ना कोई एक आउटकम तो आएगा, तभी तो हम उसको वैलिड मानेंगे। अब कोई ना कोई एक आएगी तो हम सभी ले लिए हमने, सबकी प्रोबेबिलिटी 1, तो सबको प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई, रेशो में 1 by that thing, 1 by n आ गई ना सबकी, तो इक्वली लाइकली आउटकम के बेस पर 1 by n निकला। यहाँ इक्वली लाइकली इवेंट है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो उनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, जैसे अभी हमने देखा था, अगर हम देखें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी डाइस के अंदर कितनी है और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए 1 3 5, इसके लिए सैंपल स्पेस में जब हम डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम 1 से 6 तक, इवन नंबर के आने के चांस 3/6 1/2 और ऑड नंबर के 1/2, तो ये दोनों इवेंट कैसे इवेंट हुए, इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दोनों में नंबर ऑफ केसेस भी सेम होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, सेम हो जरूरी नहीं है, अब जैसे सेम नहीं है पर नंबर ऑफ इवेंट तो इक्वल है ना, अच्छा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन द आउटकम इज इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट यानी नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर इक्वल। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, हमने कल 1 1 से लेकर मतलब जो डाइस थी 2 बार फेंका, 2 डाइस आर थ्रोन, तो अगर 2 डाइस को फेंके तो कितने आउटकम्स आएंगे, क्लियर। इन 36 आउटकम्स में 1 1 से लेकर 6 6 तक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, हमें 2 सम चाहिए, 1 by 36, why, because there is only one outcome or one single case, I have 2 dice, मैं इसको थ्रो करता हूँ, कितनी बार थ्रो कर सकता हूँ, 36 बार, हर बार क्या मिल रहा है मुझे, अलग अलग 36 पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो उनमें एक केस ऐसा होगा जिसपे इस पे भी 1 होगा और इस पे भी 1 होगा, तो 1 और 1 2, 2 सिर्फ तभी बन सकता है, तो नंबर मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 by, अब सम 3n मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी
या 1/18। हाँ अब 3 के लिए क्या किया, पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 2, क्या उल्टा हो गया, हाँ इसका मतलब 1, 2 और 2, बस यही दो केस हो सकते हैं। 3 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसी डाइस पर 0 नहीं होता। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 की, सम एज 5, तो आंसर आएगा कैसे केस बनेंगे, हमेशा स्टार्ट पहले डाइस पर 1 से कर दो। अब देख लो कितना बचता है, 5 1 4, 1 से आगे बढ़ाओ 2, ये अपने आप बचा हुआ मिल जाएगा आपको, अपने आप माइंड कैलकुलेट कर लेगा। चलो आगे 5, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 0 बन ही नहीं सकता, सब तो 5 चाहिए, समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए 10 की, सम चाहिए 10, 1 से शुरू करो, पर 9 तो हो नहीं सकता, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से हो सकता है। अगर 4 से शुरू करें तो 6 5 6, इस टेक्निक से चलोगे तो कोई भी भूलोगे नहीं, कोई भी केस मिस नहीं होगा। कई बच्चे करते हैं 4 6 है तो 6 4 ले लेते हैं, फिर 5 5 लेंगे। यार एक लाइन में चलो ना, पहले वाले को फिक्स कर लो, तो पहले वाले को 1 से स्टार्ट करो और दूसरे वाला अपने आप देख लो कितना बचता है। 1 के साथ कितना चाहिए सम, 10 9 तो होता ही नहीं है। 8 के लिए क्या बनेंगे केस, 8 के लिए 1 से कर नहीं सकते, 2 से कर सकते हैं, तो 2 6 3 5 4 4 5 5 6 2 5 5 3 और 6 2, समझ में आ गई बात। तो 5 by 36 प्रोबेबिलिटी। अभी इसकी 10 की कितनी आई, 3 by, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकाले तो 1 3 2 2 3 1, दैट्स इट। कितना बना, 3 by 36। अब मुझे ये बताओ, ये जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इक्वली लाइकली केस इवेंट्स, इन इवेंट्स में से जैसे सम ऑफ 2 का ई इवेंट नाम रख लिया, इसका नाम 10 और F, 4, इसका नाम G, इसका नाम H, इसका नाम I, इस टाइप से। तो कौन से इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स है, G और H, G और H, यानी 10 का सम और 4 का सम इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि दोनों के जो चांसेस हैं वो इक्वल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। 9 और 5 भी होगा, करेक्ट, वो सिमेट्रिकल है। प्रोबेबिलिटी के अंदर पहले 2 से शुरू होगा, देखो इसको पूरा ट्रिक बताता हूँ, 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10 11, इसके अंदर यहाँ तक समझ में आ गया, क्या किया, नंबर बाहर लिख लिए और एक नंबर अंदर लिख लेते हैं। 2 के लिए 1 2 3 4 5, ये 7 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 7 के लिए 6, फिर यहाँ से उल्टा 5, अरे 7 के लिए 6 लिखा ना अंदर, फिर 5 4 3 2 1, ये बनता है। यानी कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी, और एक शॉर्टकट बताया था डायरेक्ट, 2 से लेकर 7 तक करना है तो जितना सम है उसमें से कम कर दो s -1, और 8 से 12 तक 13 में से सम को माइनस कर दो। मान लो मुझे 10 की निकालनी है, 13 - 10 3 3 by 36 आंसर, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे। अगर एक बच्चा कहे कि यहाँ पर कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करिए 11, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, सही है या गलत है, कितने लिखने हैं 11, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। कैसे, 2 की प्रोबेबिलिटी तो निकाल नहीं ली हमने, ये 11, ये तो क्या है? सारे इक्वली लाइकली हो तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना, एक बच्चा कह रहा है कि अगर हम डाइस, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें एज ए सम क्या मिलता है, 2 से लेकर 12 तक कोई भी एक नंबर मिलता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलती है हमें, सम, एज ए सम पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलती हैं, निकाल लो, लिख रखी है, निकाल के लो, ये तो समझ में आ गई ना बात। अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो हमें टोटल आउटकम 36 मिलती है, ये तो क्लियर। अगर हम ऐसे आउटकम को देखें कि सम एज 2, सम एज 3, सम एज 4 और सम एज, 12, ये एक सिंगल आउटकम, ये भी आउटकम, ये भी आउटकम और 12 भी आउटकम, तो कितनी आउटकम हुई, 11 आउटकम होगी। तो क्या ये आउटकम 11 है, तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम, खुद डिसाइड करना है आपको, ये क्वेश्चन वाला नहीं बता रहा। 11 आउटकम है तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, 2 की भी 3 की भी, तो क्या ये सही है, नहीं,
हाँ या नहीं? इक्वली लाइकली तो है ही नहीं। एग्जैक्टली ये इक्वली लाइकली नहीं नहीं है। 2 के लिए तो एक ही केस है 1,1, 3 के लिए एक केस है क्या? नहीं 2 केस है, फिर इक्वली लाइकली कैसे हो गया? इक्वली लाइकली के अंदर तो सबके चांस अक्कर होने के इक्वल होने चाहिए ना, ठीक है? दिस इज नॉट इक्वली लाइकली, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है भी नहीं, 1/36, 2/36 इस टाइप से। आया समझ में? दोबारा बताऊं? ठीक है, तो अब ये कौन सा था? इक्वली लाइकली, जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री, ये कल करा दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, फिर बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री को हम किससे डिनोट करते हैं? ई के ऊपर बार, या फिर इसको हम नोट ई भी लिख देते हैं, या फिर ई के ऊपर डैश भी लगा देते हैं, ये लिख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डिनोटेड बाय कैपिटल ई के ऊपर बार लगा दो या ई डैश लगा दो, इसको हम नोट ई भी कह देते हैं, नोट ई। अब इसका मतलब क्या है? वैसे तो यहीं से पता चला नोट ई, जो इवेंट ई नहीं है वो उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले वो इवेंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर कब? जब डाइस थ्रो कर रहे हैं, इन थ्रोइंग ऑफ अ डाइस गेटिंग एन इवन नंबर। तो व्हाट इज ई बार यानी ई कॉम्प्लीमेंट? नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? फोर्थ नंबर। तो ई के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 2, 4, 6। तो ई बार के क्या होंगे? इनको छोड़कर 1, 3 और सैंपल स्पेस में से सिर्फ इनको छोड़ दो, यानी जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम थे उसमें से ई को रिजेक्ट, ई को छोड़ दो और बाकी जो बचा वो किसमें आएगा? ई बार में। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो एक 30 डिग्री है, दूसरा कैसे निकालते हो? 90 में 30 को माइनस करके 60, यानी बचा हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है, बचा हुआ। अब यहाँ वहां पर था 90 डिग्री, यहाँ पर है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से हम किसको छोड़ देंगे? जिस इवेंट का हम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं। जैसे मान लो अगर मेरा सैंपल स्पेस एक बॉक्स है और जो इवेंट है वो एक सर्कल है, इस इवेंट में जितने भी आउटकम आ रहे हैं इसको छोड़ दो, तो बाहर क्या बचा? ई बार। ये जो बाहर है जितना भी वो सारा क्या हो जाएगा? नोट ई, यानी ई को छोड़कर। स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? स्पेड कार्ड 13, 4 कैटेगरी, स्पेड क्लब, डायमंड हर्ट, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर, डायमंड हर्ट रेड कलर। 13 कार्ड होते हैं, एस से लेकर 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। फिर 11 नंबर का जैक या नेव, ये क्वीन और किंग है ना। जैक, क्वीन और किंग, इनको फेस कार्ड कहते हैं। और फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 6 रेड 6 ब्लैक। अब स्पेड कार्ड कितने हुए? टोटल 13। एक एस होगा, एक कार्ड ये होंगे और बाकी नंबर कार्ड होंगे, 9 नंबर कार्ड, तो टोटल 36 नंबर कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 13 बाय, यानी कि 1/4। अब मैंने कहा नोट गेटिंग स्पेड कार्ड, तो नोट गेटिंग का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो 39/52 यानी 3/4। इनका सम करूंगा तो 1 आएगा। ऑब्वियसली प्लेइंग कार्ड में दो ही तरह के कार्ड होते हैं, एक स्पेड और एक वो जो स्पेड नहीं है। किसी भी तरह से हम उसको डिवाइड कर सकता हूं ना। तो अगर एक कार्ड स्पेड है तो दूसरा क्या बचा? स्पेड नहीं। जैसे इसमें स्पेड है तो बाहर नॉट स्पेड, तो दोनों का सम हमेशा ही 1 होगा, क्योंकि सारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस में इसको माइनस करेंगे तो ये निकलना है, तो 1 में से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पर आगे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बना? नॉट गेटिंग द स्पेड कार्ड। अगर हमारा इवेंट नॉट गेटिंग द स्पेड कार्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गेटिंग द स्पेड कार्ड। अब ऐसा मत समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री में उसका नेगेशन लगाएंगे तो वो नोट ही बनेगा। अगर ऑलरेडी नोट दे रखा है तो फिर से नोट लगकर क्लियर। सिंपल इवेंट जिसके अंदर एक आउटकम हो, सिंगल आउटकम हो, 1 आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं? और इसमें मोर देन 1 आउटकम हो, कंपाउंड। मोर देन 1 उसको बोल देंगे कंपाउंड इवेंट। क्लियर? बस ये हो गया आपके पास सिंपल और कंपाउंड। अब वहां रह गए 3, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको जब होर्स के क्वेश्चन करेंगे तो इनको यूज करेंगे, ठीक है। अभी एज सच एनसीईआरटी में नहीं है इसका यूज। चलिए आगे। तो इसको एक बार घर से पढ़ भी लेना अगर कहीं से मिल जाए तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। इतना नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट। फिफ्थ पॉइंट नोट ए, probability always lies between 0 and 1 ब्रैकेट में both inclusive। probability
can be represented in 4 ways. That is 0.15, 15%, 15 by 100 कितना बना? 3 by 20. Probability, chance, likelihood, etc. are same. Probability is always non-negative number less than 1. equal to 1. Less than equal to 1. Probability of E plus probability of E bar is equal to 1. Box. That's it. End हो गया ये. बस अब क्वेश्चन रहेगा. ये आपके कंप्लीट हो गए. हाँ हाँ एनसीईआरटी की बात. तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है. तो क्लियर है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 1 हो सकती है. प्रोबेबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वेज. जैसे 0.15 इसी को 15 by 100 लिख सकते हैं. 15 by 100 सॉल्व करेंगे तो 3 by 20 आएगा. और वैसे ही 15% भी लिख सकता हूं उसको, और 3:20 भी लिख सकता हूं. सबसे बेस्ट क्या है? 3 by 20. और अगर पूरा अगर डिवीजन हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. लेकिन अब 1/6 है तो कैसे लिखेंगे? 0.1666 या 0.16 बार. तो उससे बेटर है कि हम 1/6 से लिखें. डिवाइड करने की नीड नहीं है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो बस. प्रोबेबिलिटी, चांस, लाइक्लीहुड, अकरेंस ऑफ सम इवेंट, वो सब एक ही बात है. ठीक है. एक वर्ड लिख लो, odds इन फेवर. कई बार ना वो ऐसे कह देता है कि फाइंड द odds इन फेवर. Find the probability, find the chance, what is the likelihood of occurrence of the event, और find the odds in favor of the event. इन चारों वर्ड्स ये जो है सिनोनिम्स है, यानी किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकता है. आगे पीछे हो गया. ठीक है. डी देख लेते हैं. एक होता है odds in favor, एक होता है odds against. against का मतलब हो जाएगा e नोट वाला. फेवर का मतलब इवेंट ही है तो e नोट e अगेंस्ट हो जाएगा. क्लियर. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? 0 और 0 से बड़ा. और बंदे क्लियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट का सम. ये क्लियर है ना. इस फॉर्मूले से दो और निकल सकते हैं. अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 में से माइनस करते हैं, और इसकी निकालनी है तो आगे समझ में. चलो क्वेश्चन निकालो. क्वेश्चन देखते हैं. ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गया. अब घर से इसे 3 बार पढ़ लेना जो लिखा है ना, इसे पढ़ लेना. एक बार तो पढ़ ही लोगे, 3 बार क्या करो तो या नहीं पढ़ लेना. एक बार से पूरा गो थ्रू कर लेना. एनसीईआरटी निकाल लो और एग्जाम्पलर में से कर लो. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से पूरा चैप्टर आप कर सकते हो. ठीक है. जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लो. लेकिन करना शुरू कर दो. पहला क्वेश्चन देखते हैं. बिल्कुल सिंपल सा है. एक आधा क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ और बाकी तो फिर ऐसे देख लेते हैं. एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ. जैसे 8th क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं. 10th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मुश्किल कुछ है नहीं. A bag contain 3 red and 5 black balls. ठीक है. तो यहाँ लिखते हैं red balls. Number of red balls कितनी है? 3. Number of black balls 5. तो 8 हो गया आपके पास टोटल.
क्लियर? क्वेश्चन कहता है आगे अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, सभी वर्ड क्वेश्चन में रैंडम वर्ड आएगा, रैंडम का मतलब बिना देखे, क्लियर? बिना देखे आपने कोई भी बॉल एक पिक कर ली, सिलेक्ट कर ली, टेक कर ली, बाहर निकाल ली, ड्रॉ कर ली, एक ही चीज है। सो बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड? ठीक है, तो मुझे पता आंसर, तेरे को भी पता, सबको ही पता, बट मेन बात क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन, 4 का तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन 4 का आएगा तो कैसे आएगा, 3 पार्ट दे रखे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो 3 पार्ट दे रखे होंगे, जैसे इसमें 2 दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा 3 पार्ट होंगे, 1 2 3, आपको तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक एक नंबर का होगा, तो है तो देखा जाए तो एक ही नंबर का, लेकिन लिखना कैसे है उसमें भी वो देखो, when a ball is, क्या वर्ड यूज किया था, drawn, when a ball is, वही वर्ड यूज करेंगे, when a ball is drawn, ठीक है, random, at random, ठीक है, आइए, therefore total number of possible outcomes, events नहीं आएगा, एलिमेंट्री इवेंट लिख दे इतना बड़ा, आउटकम लिख लेना, कितना आएगा, क्यों, अबे 8 ही तो बोले हैं, कोई एक तो निकलेगी, तो 8 ही तो निकल सकती है, तो पॉसिबल ही क्या है, 8, मैंने बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 8, एक बॉल निकाल रहे हैं, 10th में एक ही बॉल निकाल सकते हो आप, 2 नहीं निकाल सकते, 2 निकालनी है तो फिर 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, अगर 2 बॉलें निकाले तो कितने केसेस बनेंगे, ये वही नहीं होगा केस की अगर 8 आइसक्रीम है और आपको 2 आइसक्रीम वाला फ्लेवर लेने हैं, 2 फ्लेवर लेने हैं, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, कौन सी लोगे, अब 8 में से 2 लेना है तो फिर तो वही, तो दिक्कत वाली बात है ना, एक रूम में 8 बल्ब है, कोई से 2 जला दो, तो कौन से होंगे 2, लेबल कर लिया 1 से लेकर 8 तक, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 4 5 होगा, कौन सा होगा, एक ऑक्टागन की जितने डायगोनल बनते हैं और जितनी साइड्स होते हैं उतने बनेंगे, 28 केसेस होंगे, आपने अभी एक वाला करना, हाँ छोड़ो अभी 10th में तो एक वाला करना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना, 8, एक ही बॉल ड्रॉ करनी है, उसके 8 चॉइसेस हैं, 8 केसेस हैं, 8 ऑप्शंस हैं, 8 वेज हैं, 8 आउटकम्स हैं, एक ही बात है, ठीक, इसको हम एन ऑफ एस भी दिखा सकते हैं, एन ऑफ, क्योंकि एस हमारा सैंपल स्पेस होता है, क्लियर, दैट इज एन ऑफ एस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लेट, इवेंट का नाम रखना है, जो मर्जी रख सकते हो, कैपिटल लेटर ई, ये सिंबल मैंने बताया था किसका, थोड़ा लैंग्वेज में कम लिखना पड़ेगा, तो ई, बी द इवेंट भी लिख सकते हो, सच दैट भी लगा सकते हो, ई बी द, और मैं सच दैट लगाता तो ये बी द इवेंट ना लिखना पड़ता, क्या लिख लो, दैट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, मैं एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, बाकी में खुद समझ जाओ, बाकी में खुद ही करना, वो गोल की जगह कुछ और हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा तो कार्ड लिख लेना, व्हाटएवर जो भी होगा, लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग बना लेना, सेंस क्वेश्चन का तरीका करने का यही होता है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, रेड बॉल, देयरफॉर एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, कितनी है नंबर ऑफ रेड बॉल, ये है तो एक जैसी, हम मानते हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब 3 रेड बॉल है, स्माइली वाली बॉल देखिए, वो रेड कलर की है, उस बॉल में 1 2 3 लिख दिया तो पता लग रहा है ना, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल 3 है, ऐसे ही 5 ब्लैक कलर की बॉल है, तो हमने नाम लिखा, मतलब उस पे लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, तो 3 हो गई, कोई भी निकले, रेड निकल रही है, बस रेड ही निकलनी चाहिए, तो एन ऑफ ई इज 3 बिकॉज देयर आर, दैट इज बिकॉज देयर आर 3 रेड बॉल्स इन द बैग, ऐसे इतना नाम भी लिखो, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है तो, सो नाउ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लिख दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल इक्वली लाइकली आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वली पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, नीचे कितना आ गया,
एक बार ऐसे लिख दिया, दैट इज n ऑफ p डिवाइड बाय n ऑफ s, दैट इज 3 बस ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड केस में हमने क्या करना है, गेटिंग अ ब्लैक बॉल करना है उसने सेकंड केस में, f रख लेना, हाँ नॉट रेड। तो सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट फॉर्मूले से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e 1 माइनस 3/8। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या लिख लें डायरेक्टली ब्लैक बॉल, नॉट रेड मतलब ब्लैक, दो ही बोल लिया तो ब्लैक हो जाएगी फिर 5/8। ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। दोबारा बताओ, नोट करना है इसको, कर लो, करना चाहिए हैं कर लो। एक क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट से। एक क्वेश्चन में आपको लिखने का तरीका पता लग गया ना। यानी एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले, फिर लिखते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारा सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताकर सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो पहले डिवाइड में जो चाहिए वो तो बताना पड़ेगा ना, और फिर जो न्यूमरेटर में चाहिए उसके लिए इवेंट का नाम रखना पड़ेगा। इवेंट का नाम रखना जरूरी है, इवेंट में कितने आउटकम आएंगे वो बताओ, उसके बाद तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला लगाओ और लिख दो आंसर। फार्मूला एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना, नहीं ज्यादा ही लिखने लग दो, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बॉल की जगह पेन हो जाए और रेड पेन ब्लैक पेन ऐसे हो जाए, सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी वाली यही करता है, आर्टिकल चेंज कर देता है बस, क्वेश्चन का थीम वही रहता है। यहाँ ऐसे कहेगा गुड पेन 3 बैड पेन 5, और एक बैग में गुड पेन और बैड पेन है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा करेगा कि श्रेया पिक्स 1 पेन इफ इट इज गुड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट श्रेया पिक्स अ पेन। अब श्रेया पिक कब करेगी पेन को, जब वो गुड होगा। अरे न लाएगा, मतलब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, फोन में ध्यान है। किसका था फोन ये? सर प्लान बज रहा था, 1 बजे की ट्यूशन थी तो मैंने 11:15 का लगाया। 12 का लगाया, 1 बजे की ट्यूशन थी तो 12:45 हो गया, देखियो बोला था आज 2 घंटे की क्लास है, और ये 10 मिनट में छुट्टी, बस ये नोट तो आसान सा था ये चैप्टर, सारे ऐसे होने चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल वाला खत्म नहीं होता, कब होगा सर खत्म? बहुत दिन बाद। सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर ना कराने में मजा आता है, ट्रायंगल्स है ना, आरडी शर्मा के क्वेश्चन करके देख, उसको करने में मजा आ रहा है, वेरी गुड, सही है। अभी ट्रिपल ए आएंगी ना, उसका ट्रिपल ए का प्रूफ आएगा ना तो दिमाग घूमेगा। पहली एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हुए, 5 से लगे बहुत तेज हो रहा है आजकल। तू नहीं पढ़ रहा ना? मैं पढ़ रहा हूँ सर। तू थक जाता है ना बहुत जल्दी। नहीं सर बिल्कुल, मैंने वो कर लिया कन्वर्स का प्रूफ और 8 और 9 क्वेश्चन जो आपने दिया था वो। अच्छा कन्वर्स हो गया, हो गया, नोट नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स भी छोटा सा ही है, 4-5 दिन का चैप्टर है, एक दिन की एक एक्सरसाइज खत्म, बहुत ही हल्का सा चैप्टर है। सोच रहा हूँ कि वही करा दूँ। ये भी अजीब ही चीज करते हैं कई अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग सिलेबस का पैटर्न। मतलब 14-15 इसलिए देते हैं कि बच्चा कुछ मार्क्स तो ले ही लेके 2 चैप्टर आसान से देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है ना, सर्कल तो आना है सर। फर्स्ट हाँ देख लिया था मैंने सिलेबस, 4th तो नहीं आना, 5th नहीं आना, नहीं 14 1 14 7th नहीं आ रहा, 9th नहीं आ रहा, 10th नहीं आ रहा, बताओ। 7 तो आसान है। हाफ ईयर तो अब आसान है। दिसंबर में होगा, क्या हाफ ईयर दिसंबर में होंगे? पता नहीं सर, इसी महीने होता है हमारे तो, मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ अब तो दिसंबर का ही फायदा है, मे बी कुछ सिचुएशन फिर प्री बोर्ड कब होंगे? है, फिर प्री बोर्ड कब होंगे? वही हां बड़े झंडे काटने का तो हो जाएगा भाई, जनवरी में हो हमारे जाएगा। तो 2 होते हैं प्री बोर्ड भी। तो कौन सा सिलेबस इस बार हाई फाई है? सिलेबस में तो इतना रिड्यूस कर रखा है। सर ये तो यूक्लिड डिवीजन लेना ही नहीं आ रहा, बता पहले चैप्टर में
पहले चैप्टर की जान होती है वही नहीं आ रहा होता, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही नहीं आ रहा, बच्चा इसमें दुखी रहता है, वही चीज नहीं आ रही। एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, उसका प्रोडक्ट निकालना है, बच्चों वाली चीजें क्या यार, सीबीएसई में ठीक कर रहे हैं गलती है, इतना मुश्किल तो है नहीं सिलेबस, हो जाता है, नहीं भी। आराम से हो जाता। खैर तुमने तो करा ही है, हो गया नोट। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट से बनते हैं, ये करा तो मैं आसान सा रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक Optional में भी नंबर में ट्रिकी क्वेश्चन बोल रहे होते हैं, बहुत बकवास है एनसीईआरटी का ऑप्शनल में, ऑप्शनल बहुत हल्की है, एग्जाम्पल बहुत एग्जांपल लगे हैं आपसे क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 डन। 9th क्वेश्चन देखना, A bag contain 5 red, 8 white marble and 4 green marble, है ना, बॉल की जगह मार्बल पे आ गया, क्या फर्क पड़ता है। One marble is taken out of the box at random, एक मार्बल लिया हमने randomly, 5 by 8 आएगा, क्या किया? 5 by 8 ये ना पूरी लाइन नहीं आएगी, 1 minus 3 by 8, ये भाई सब उसी को सेव करेंगे। तो यार पर चीटिंग भी करने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट सही होना चाहिए ना। हाँ भाई, तो क्या था, 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट है, कितने हो गए 13, और 4 कौन से हैं ग्रीन, कितने हो गए 17 मार्बल। इनमें से एक निकाला, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 17 डिवाइड में आएगा, ऊपर क्या आएगा, फर्स्ट केस रेड कितने हैं, आंसर लिखना तो सिखाई दिया। नेक्स्ट व्हाइट 8 by, नेक्स्ट नोट ग्रीन नहीं होना चाहिए, पहले ग्रीन निकाल लो, ग्रीन का कितना आया 4 by 17, अब 1 में से ग्रीन को माइनस करोगे नोट ग्रीन आ जाएगा 13 by, नहीं आया समझ में, नहीं आया, नोट ग्रीन का मतलब पहले ग्रीन निकाल लिया, अब 1 में से ग्रीन को माइनस किया तो नोट ग्रीन आ गया, या फिर उन दोनों को ऐड कर लो 5 और 8 को, सर ग्रीन। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कितने मार्बल निकाले कि 2 रंग के मार्बल हाथ में आ जाए, ये तो वो उसमें चला परम्यूटेशन है। कितने मार्बल निकालेगी, 2 रंग के मार्बल आ जाए। हाँ ये उस दिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना सोक्स वाला, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ निकालें ताकि हमारे पास 2 अलग अलग कलर के मार्बल आ जाए। सबसे कम कितनी है इसमें मार्बल्स, 4 सॉरी सबसे कम जो कलर के वो 4 4 है। निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या बात है, फैंटास्टिक, वेरी गुड, तेरा दिमाग बड़ा चलता है इन कामों में इन चीजों में। यस 5 मार्बल अगर हम पिक करें तो गारंटेड हमें 2 अलग कलर के मार्बल मिल जाएंगे, है ना। सीबीएसई बोर्ड ने जिस दिन ये क्वेश्चन दे दिया ना, इनोवेटिव चीज से ये बच्चे को सोचने के लिए, इसके लिए इनोवेटिव क्वेश्चन है ये तूने अभी बनाया ना, बहुत बढ़िया। कैसे आएगा बताना, अगर चारों ग्रीन आ गए तो 4 मार्बल निकालने, चारों ग्रीन आ गए, काम मिले 2, वो कह रहा है 2 की गारंटी दो मेरे को, मेरे हाथ में 2 अलग अलग रंग के मार्बल होने चाहिए, नहीं आया, आ गया सर, आ गया। 5 निकाले तो गारंटीड एक 4 तो ग्रीन है, एक कोई और तो आएगा ही। 5 वाइट आ गए थे। फिर ये बात हुई है, गलत हो गया आंसर, फिर सही तो 9 है। निकालो, फिर तो 9 अगर निकालो। हाँ कितने निकालो फिर 9 9, अगर 9 निकालोगे तो मैक्सिममली 8 कौन से हो जाएंगे व्हाइट, अब एक तो अलग आएगा ही आएगा ना, 9 में गारंटी है पक्का, बिल्कुल 9, हाँ तो आंसर आएगा 9 by 17, ये नहीं आएगा। ठीक है चले आगे, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक है इस टाइप का पूछेंगे नहीं, डोंट वरी, है इतना दिमाग सबके पास नहीं है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, 8 कर लिया ना, 9 कर लिया, 8 से आगे चल रहे हैं, क्या बोलता है, अ पिगी बैंक देखा तुमने, अरे वो गुल्लक सिंह पैसे इकट्ठे करते थे उसमें, लास्ट में तोड़ देते थे उसको, नहीं, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, है ना, अठन्नी कौन से जमाने की बात कर रहा है, 100 अठन्नी आया उसके अंदर, 150 पैसे वाले, ठीक है 100 है ऐसे, और 50 1 रुपए वाले कॉइन है, 50 1 रुपए वाले कॉइन है 1 रुपी, और 20 कॉइन 2 रुपए वाले हैं, 10 5 और 10 कॉइंस 5 रुपीस वाले हैं। आगे में समझ में, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस बताना, 180 कॉइन है। चलिए आगे, अब क्वेश्चन कहते हैं पढ़ना,
पढ़ लेना क्वेश्चन. It is equally likely of the coin will fall out when the bank is turned upside down. हाँ, कभी ऐसे करा उसको हिला कर, है ना, कोई ना कोई तो निकलता है ना, उल्टा करते हैं तो समझ में आ रही है बात. और ऐसे ये इक्वल लाइकली होना तो नहीं चाहिए ना, होना चाहिए. 5 वाला सिक्का हैवी होता है वेट में, 1 वाला या है ना, ऐसे तो इक्वल लाइकली नहीं होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना. तो अकॉर्डिंगली 10 वाला तो कोई है नहीं, 5 रुपए वाला ही कोई है. जिस जमाने की बात है 10 रुपए का कोइन नहीं था. ठीक है, वो आए और बंद हो गए. ठीक है, वैसे बंद तो नहीं है बट चलते भी नहीं है. चलते हैं इधर नहीं चलते बस बड़ी. हाँ, बंद भी नहीं है और चलते भी नहीं है. अंग्रेजी वाला रहता था. ये हाँ, जैसे राहुल गांधी वाला सीन हो गया. कहने को है भी और कुछ करता भी नहीं है. अब फिलहाल चलो 180 कॉइन हो गया भाई. ठीक है, अपसाइड डाउन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन, अच्छा मतलब इक्वली लाइकली है भाई, एक कॉइन निकलता है, कोई सा भी निकल जाता है, तो टोटल कॉस्ट आउटकम कितने होंगे? 180. क्लियर. अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन. 50 पैसे कॉइन कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं. नंबर ऑफ फेवरेबल 50 पैसे कॉइन इज 100 और टोटल आउटकम्स इज दिस. तो आंसर कितना आया? 5/9. कैंसिल हो गया. सेकंड केस विल नॉट बी अ 50 पैसे 5 रुपी कॉइन. 5 रुपए. तो 5 रुपी वाला कॉइन कितने हैं? 10. तो 10/180 करके 1 में से, तो 1 - 1/18. आंसर कितना आया? ये तो है सीधा तरीका. बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 रुपी वाला कॉइन नहीं है तो बाकी कोई भी होगा, इनको प्लस कर दो. 170/180 सेम आंसर आएगा. ठीक. नेक्स्ट 11 देखते हैं. अच्छा, पहले वाले में क्या था? बॉल्स. दूसरे वाले में बॉल को बदल के उसने मार्बल कर दिया. नेक्स्ट में मार्बल को बदल के कॉइन कर दिया. कहानी तो वही है, नंबर ही तो चेंज कर रहा है. अगले में फिश कर दिया इसने. देखो, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. इट इज अच्छा, आगे द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम. रैंडमली शॉपकीपर एक फिश निकाल लेता है. आगे टैंक में कितनी फिश है? 5 मेल और 8. क्लियर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. इसने बताया है ना इक्वली लाइकली टू अकर. तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इक्वली लाइकली टू अकर है. और वो कैसे निकाल रहा है वैसे उसने बताया हुआ है. अगर आप सोचो तो क्या बताया उसने? रैंडमली. रैंडम का मतलब बिना देखे कोई भी निकाल लेगा. इक्वली लाइकली होगी. कितनी फिश है टोटल? 13. सबकी प्रोबेबिलिटी 1/13. उसे कौन सी चाहिए? मेल. मेल कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 5/13. अगर वो दूसरी मतलब एक निकाल ली, उसके बाद जो दूसरी निकालेगा तो दूसरी क्यों निकालेगा? एक ही निकालनी है. एक ही निकालनी ना, दूसरी क्यों निकालेंगे? अगर निकालनी तो क्या बनेगी? जब वो तो रियलिटी होगी ना, हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना. अगर उसने निकाल ली, वो मेल निकली या फीमेल निकली, वो मुझे हाँ. तो मैंने कहा कि अगर मेल निकली तो फिर उसने एक और निकाली, तब क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? वो आगे आएगा क्वेश्चन. उसमें 2 केस होते हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट. जो मुझे निकाली है लग रहा उसको है कि- वापस रखकर निकालिए या उसको, अब मान लिया जो निकाल ली है और वो मेल निकाली है, तो अब मेल कितनी रहेगी? 4 और फीमेल 8. तो टोटल फिश कितनी होगी? 12. अगर फिर से मेल निकाली है तो 4/12 और फीमेल निकाली है तो 8/12. और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फिश निकाली, उसको वापस रख दिया, फिर दोबारा निकाली. जेंडर पसंद नहीं आया उसको. हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12th. Game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 8 7 8. है ना, ये दिखा रहा है क्या इसने? Each angle कितना होएगा? 36 डिग्री. टोटल 360 डिग्री होता है. सभी इक्वली लाइकली हैं. 36 डिग्री हो गया हर एक एंगल, है ना. सबके आने के चांस इक्वल लाइकली हैं. अभी तो खुद ही देख लो आप, लिखेगा नहीं क्वेश्चन वाला, क्योंकि सबके पास इक्वल स्पेस है. खेली ऐसी गेम कहीं पर भी आ जाता है. कहाँ खेली है? अच्छा, लूडो में भी खेली है. लूडो में होती है ऐसी गेम. These are equally likely outcomes. ठीक है. लूडो कौन सी वाली है ऐसी? ये तो जुआ रिवॉर्ड्स नहीं होते क्या वो? हाँ, रिवॉर्ड्स होते हैं तो उसमें वो मोबाइल में आता रहता है ना, वो गोल में घूमता रहता है. PUBG. हाँ, वाओ. PUBG स्टार तो यहाँ बैठे हैं. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? ठीक है. किस पर पॉइंट करेगा? 8 पर. और बताइए what is the probability it will point out at 8? सिंपल था. आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल 1/8. सेकंड ओड नंबर. श्रेया बताना आंसर. ओड नंबर
1 से लेकर 8 तक ओड नंबर गिनने हैं 4/8 1/2 लिखो क्या नहीं। 1 3 5 7 4/8 1/2 नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 2 सिर्फ क्या आएगा आंसर 3/4 3/4 बोलेंगे ना अच्छे बच्चे नंबर लेस देन 9 श्योर इवेंट आउट नहीं हुआ ठीक है 1 नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं चलिए आगे लिख तो लोगे ना प्रॉपर्ली a die is thrown once ये तो मैंने एग्जांपल भी दे रखा बहुत बार a die is thrown once एक डाई को एक बार फेंका find the probability of getting prime number 1 नहीं होता prime number सॉरी 2 3 5 बट आंसर फिर भी ठीक है जरा 2 3 5 तो आंसर क्या आया 1/2 3/6 नेक्स्ट नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 3 4 5 1/2 एन ओड नंबर 1 3 5 फिर से 1/2 तीनों इवेंट अलग अलग हैं पर तीनों इक्वली लाइक नहीं है प्रोबेबिलिटी तीनों की सेम है ना यानी ऐसा हो सकता है कि दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो पर वो इवेंट इक्वल ना हो सेम इवेंट ना हो सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इवेंट सेम हो जरूरी नहीं है डिफरेंट भी हो सकते हैं एग्जांपल भी पूछ सकता है सर क्वेश्चन 14 देखना वन कार्ड 52 कार्ड्स प्लेइंग का पता है ना सबको ये दोबारा बताऊं 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक कार्ड निकाला टोटल पर्सन आउटकम 52 अ किंग ऑफ रेड कलर लाल रंग का किंग दो होंगे ना किंग 4 होते हैं दो काले दो लाल यस तो रेड कलर का किंग 2/52 1/26 फेस कार्ड कितने होते हैं फेस कार्ड 12/52 4 पे कटेगा 3/13 4 पे हमारा 13 ना 3/13 रेड फेस कार्ड कितने हैं 12 रेड कितने हो गए 6 6/52 मतलब 3/26 थोड़ा कैंसिल भी कर लेंगे द जैक ऑफ हार्ट्स अच्छा एक हर्ट तो एक ही 13 कार्ड होते हैं 13 में जैक तो एक ही होगा 1/2 है शैली से सीखो सबसे ज्यादा खेल लगा है मैंने शैली है 13/52 हैं खेलते खेल के छोड़ दिया है 13/52 वाह अगला तो मैं तो खेला नहीं कभी ना मेरे को प्लेइंग कार्ड्स आते हैं स्पेड हां 13/52 मतलब 1/4 द क्वीन ऑफ डायमंड्स ठीक है द क्वीन ऑफ एस वही नहीं कोई ऐसी एस तो क्वेश्चन निकलता ना क्वीन ऑफ एस एस की क्वीन कैसे हो सकती है अरे एस अलग है क्वीन अलग है एस तो 1 एस 4 होते हैं रंग का एक ए होता है यार वो ए बना होता 1 लिखा नहीं होता हाँ बहुत बहुत बढ़िया ठीक है चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं ठीक है थोड़ा ध्यान से समझना 5 कार्ड्स द 10 जैक 10 नंबर का कार्ड जैक कार्ड क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स यानी डायमंड के ही ये 5 कार्ड हैं डायमंड के 13 कार्ड होते हैं ना डायमंड वो रेड कलर वाले उसमें से 5 कार्ड आएंगे कौन कौन से 10 जैक क्वीन किंग और एस डायमंड्स का इनको वेल शफल करा है और फेस डाउनवर्ड तो पता है फेस डाउनवर्ड का मतलब उल्टे रखते हैं हां उल्टे रख देंगे ना सारे एक जैसे होते हैं सर हां 5 ही कार्ड शफल करे हैं मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 5 52 का कोई लॉजिक नहीं है 5 ही कार्ड साथ खेल रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द कार्ड इज क्वीन अब क्वीन तो इसी में से देखोगे ना कितनी क्वीन है 1 तो 1/5 नहीं आया नेक्स्ट देखना if the queen is drawn queen draw कर ली and put aside का मतलब साइड में रख दी अब कार्ड कितने रह गए 4 और उसमें क्वीन नहीं है अब प्रोबेबिलिटी बतानी है द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एस कितने हैं एक 1/4 क्लियर और सेकंड पार्ट में क्वीन 0 दोबारा बताऊं नहीं वही वाला क्वेश्चन आ गया ना इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट हमने रिप्लेस नहीं किया कार्ड 12th क्लास में सीखोगे अगर मैथ रहा तो मैथ रहा तो 11th क्लास में भाई तेरे पास चॉइस है ना तू मैथ ले या ना ले कोई फोर्स करना है कि मैथ ही हटा देंगे 16 क्वेश्चन देखना फटाफट से 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस मतलब 12 पेन कौन से थे डिफेक्टिव उनको किसके साथ मिक्स कर दिया 132 गुड वंस का टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे 144 12 थे बैड मिला दिया 132 के साथ 132 में मिले नहीं हुए मिलाया ऐड करा तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हुए 144 क्लियर हुआ अब वो बोलते हैं it is not possible to just look at a pen and
टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। सारे एक जैसे होंगे, हाँ आप देख के ये बता सकते हैं कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा नॉन डिफेक्टिव है। और क्या करा, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। रैंडम बोलते ही मतलब इक्वली लाइकली होगा और बिना देखे कोई भी उठा लिया हमने पेन। एक पेन निकाला फ्रॉम द रोड, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड पेन चाहिए तो गुड पेन कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 132 डिवाइड बाय 11 बाय 12। 12 बाय 144 1 बाय 12 हुआ, इसको कॉम्प्लीमेंट ही है। 12 कैंसिल करोगे 11 बाय 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहता है 17 a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। अब 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब 16 नॉन डिफेक्टिव होंगे। समझ में आई लैंग्वेज? 20 में 4 कैसे हैं डिफेक्टिव, तो 16 कैसे होंगे नॉन डिफेक्टिव, अनडिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। बढ़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो कहता है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज डिफेक्टिव। कितना डिफेक्टिव है, आंसर कितना आएगा 1 by 5, 4 by 20, 1 by 5। सेकंड पार्ट पढ़े। सेकंड में कहते हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव। पहले पार्ट में जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब कौन सा निकाला होगा, ये वाला नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव। हाँ। अगर ये निकाल लिया तो यहाँ कितने रह गए 15, और यहाँ तो 4 ही हैं, 4 ही है, तो 19 हो चुके हैं। 19 हो चुके हैं। अब वो आगे बोलते हैं एंड नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रखा नहीं है, वापस ठीक है, हाँ रखा नहीं, हम भी मान कर चलते हैं। अब वो कहता है नाउ bulb is drawn from the ender at the rest and what is the probability the bulb is not defective। अब वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए 15 by 19। अगर डिफेक्टिव होना चाहिए तो 4 by 19। हाँ, पहले पार्ट का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, पहला अलग है दूसरा अलग है। अलग है। 18 क्वेश्चन, एक डिस्क है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 था ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है, ये मार्क करना इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन। कहता है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स which are, और बच्चे ना इसमें 3 में से 2 नंबर लेकर आते हैं, बताओ क्यों? 1 नंबर की मूर्ख गलती कर देते हैं और नंबर सिस्टम है सिर्फ। ठीक है, मान लो आपसे क्वेश्चन आया 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी नंबर सिलेक्ट किया, कितने पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर? 50 by 100। गेटिंग अ प्राइम नंबर, बच्चे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के नंबरों में से एक नंबर सिलेक्ट किया। 25 प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 100। पता है क्या, पता है? आपने बताया था 25। 9th क्लास में मैंने बता रही है ये मेरी बात, परंतु नॉर्मल बच्चे को नहीं पता होती है बात। आपने मेरे को भी बताया था। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे। तो कैंसिल होगी, कितना आंसर आएगा 1 by 4। ये 25 प्राइम नंबर है, तुम्हें गिनने पड़ेंगे 2 3 5 7 11 13 ऐसे 100 तक। ये तो 2 का है। 100 तक में 97 लास्ट होगा। तो जिसको नहीं याद वो गिने अब बैठ के। नहीं तो आंसर कैसे देगा फिर, 50 कैसे बोल रहा था? मुझे लगा 50 प्राइम, तो बाकी कंपोजिट 50 50 100। इवन और इवन और तोड़ना है, हाँ। तो प्राइम तो कितने ही पड़ेंगे, फिर दिक्कत है ना। तो ये ऐसे दिमाग लगाए 1 से लेकर 10 तक 4 है, तो 10 से 20 तक भी 4 हुए, हाँ। वो भी गलत माना जाएगा। किसी के बीच में कम होता है, किसी के बीच में ज्यादा होता है, लेकिन 1 से अगर हर एक 10 के गैप में कम से कम 2 तो होते हैं और मैक्सिमम 4, या तो 3 होंगे या 2 होंगे। 4 भी रेयरली मिलेंगे, पर कुछ में मिल भी सकते हैं। पर आंसर 25 है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब देखना इसमें क्या है। 90 डिस्क है, ठीक है, वो नंबर है या डिस्क है, व्हाटएवर कुछ भी कह लो, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि पेपर्स हैं, स्लिप्स हैं, उन पे नंबर लिखे हुए हैं, सबका मतलब एक ही है। 90 डिस्क है, नंबर 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हैं। 1 डिस्क इज रैंडमली पिक्ड from the box, what is the probability it bears a 2-digit number? अब नंबर क्या लिखे हैं 1 2 3 से लेकर 1 to 90 बोल रहे हैं ना। हाँ वो तो अच्छा आगे की बात है। हाँ। पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 90। ये तो समझ लो। हाँ सैंपल स्पेस के अंदर अगर हम कोई भी डिस्क उठाएंगे 1 से 90 के बीच में, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 90। ये क्लियर हो गया। अब उसने बोला पहले केस में कि जो डिजिट जो डिस्क होनी चाहिए उस पे 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होएगा 10 से, फिर 11 12 कहां तक जाएगा 90 तक। कितने बचे हैं 80, पर ये कहता है 80 हो, इसीलिए मैं कह रहा था 3 नंबर में बच्चा 2 ही नंबर लेकर आता है।
अब मान ली एक बच्चे ने 80 लिखा और एक ने 81 लिखा तो दो आंसर आ गए, इसका तो एक ही आंसर हुआ, एक का गलत एक का सही। तुम लोग डिसाइड कर लो, एक बताओ आंसर सोच के, मैं तो बता ही दूंगा, तुम डिसाइड करो। तुम दोनों में से एक गलत है एक सही है, 80 या 81 है, एक आंसर करेक्ट होगा। हैं? टोटल कितने थे? 90। पहले 10, पहले 9 माइनस करने हैं। माइनस 81 है, सही तो बोल रहा था। यस भाई कॉन्फिडेंस नहीं था ना तेरे अंदर, गिनने थोड़ा ना बैठोगे। नहीं और वैसे एक बात, जैसे कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं कहूँ 25 से 30 तक, मेरा क्वेश्चन है बिटवीन 25 एंड 30 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 बिटवीन वर्ड यूज किया, 26 27 28 29, हां ऐसे बीच में से नहीं निकालते, माइनस कर लेते हैं। इसमें से माइनस का कितना आया? 5, फिर एक और माइनस करना, क्योंकि हमें 25 नहीं लेना, 30 भी नहीं लेना। अरे ये बात समझ में, तो 4 आ गया। अगर मैं कहूँ हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 25 एंड 30 इंक्लूडिंग बोथ, तो 6, क्या करा, डिफरेंस करके एक ऐड कर दिया। अब मुझे 10 भी लेना है और 90 भी लेना है, तो 90 में से 10 किया 80, एक ऐड कर दो, क्योंकि आपको 10 भी लेना है, क्लियर? या फिर 90 में से डायरेक्टली 9 माइनस कर लो, पर गलत मत करके आना, पर तुम गलत करके ही आओ, मुझे लगता है। बच्चों वाली बातें हैं, पर तुम बच्चे ही हो ना, फिर गलती करोगे। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16, पता है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर? हां 36 64 और बहुत मजा आएगा। 9 ही हो सकते हैं, 9 9 से 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो सकते हैं, तो 9 बाय 90, यानी आंसर कितना आया? 1/10। नेक्स्ट इज नंबर डिविजिबल बाय 5, चलिए बताना आंसर। 5 से डिविजिबल नंबर 20, 1 से लेकर 90 तक 5 से डिविजिबल, एपी पढ़ लो दोबारा से। 1 से 90 तक 5 से डिविजिबल वाले नंबर नहीं। अच्छा 1 से 10 तक 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं? 10 इंक्लूड करके कितने हैं? काउंटिंग 2, 15 तक 3, 30 तक, 1 से 30 तक लिखूं तो पबजी में चलेगी क्या? 1 से लेकर 30 तक 5 से भाग होने वाले, 5 से डिविजिबल कितने नंबर है? 6 5 10, 5 के मल्टीपल्स 90 तक, 90 तक जाएंगे तो लिख कर दो 18 बाय 90, 1 बाय 5, आ गया समझ? सिंपल सा था। 100 तक होता तो 20 से 2 कम कर दो, सिंपल सी बात है। 18 5 से 90 होता है, क्या था? अच्छा 90 तक था ना। नेक्स्ट 19 देखो। A child has a die whose 6 faces shows the letter, पढ़ ले बड़ा shows the letters given below A B C D E A, यानी डाइस पे क्या क्या लिखा है? अच्छा जो डाइस है मैं इस पे लिख देता हूँ A B C D E A, यानी A 2 बार हो गया। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, सब इक्वली लाइकली है, डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी डिवाइडिंग A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 by 6 2 बार है, 1 by 3, और D की प्रोबेबिलिटी 1 by 6, F की प्रोबेबिलिटी 0 पेपर में है ही नहीं, पेपर में तो लिखा 0 नहीं है तो मतलब 0, इट्स इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन अभी छोड़ दो, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है, 20th अभी स्किप करते हैं, बाद में देख लेंगे। 21st देखते हैं, सर 20 के आगे स्टार क्यों लगा? क्योंकि वो नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे पढ़ो उसका। लेकिन वो झूठ है, आ सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट नहीं सिखाया मैंने अभी, छोटा सा कांसेप्ट है, वैसे तो कुछ नहीं है। वो जिस एरिया में गिर सकते हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। फिर नहीं कुछ नहीं है, बस इसमें ना हमारा फार्मूला नंबर, हम इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसमें इस बार फेवरेबल एरिया आएगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एरिया भी तो एक नंबर ही होता है, ये कितना आएगा? बस वो एरिया की टर्म्स में प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी ज्योमेट्रिकली। इसका आंसर तो सर पाई में नहीं आ अरे भाई अभी छोड़ दे, हाँ पाई में आएगा, मैं बाद में करा दूंगा इस क्वेश्चन को, अभी बख्श दे, ठीक है। आगे चलते हैं, 21st देख लेते हैं। अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है, जिसमें 20 डिफेक्टिव है,
144 में 20 डिफेक्टिव है तो अदर क्या है 124 माइनस कर लोगे यस सर 124 गुड वन हो गए। यस सर अब वो कहता है नूरी विल बाय अ पेन, मजाक सी बातें करता है ऐसे है ना, कहानी सी बनाता है। नूरी पेन तब खरीदेगा, खरीदेगी है ये मतलब से ना, नूरी पेन तब खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा, नॉट डिफेक्टिव पेन खरीदेगी वो नूरी, उसको अच्छा पेन चाहिए। शॉपकीपर एक पेन रैंडमली उसको निकाल कर दे देता है, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसको खरीदेगी, कितने परसेंट चांस है 124 बाय 144 उसको नहीं खरीदेगी 20 बाय 144, अगर डिफेक्टिव होगा तो थोड़ा खरीदेगी। नेक्स्ट 22 देखना, ये 20 बता चुका हूं मैं। रेफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट क्या है, इवेंट इज सम ऑफ टू डाइस, टू डाइस का सम और प्रोबेबिलिटी 2 है तो कितना 1/36, हां 3 है तो कितना 2/36, 1 2 2 दो केस बनेंगे, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36, 8 का दे रखा है उसने, 9 के लिए 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। चले आगे। अब देखना सेकंड पार्ट, a student argue that there are 11 possible outcomes, 2 3 से लेकर 12 तक 11, और वो कहता है कि therefore each of them has a probability 1/11, do you agree the statement? नहीं, no। गोलू ने बताया तेरे को समझ में आया नहीं आया? Yes, आ गया। हाँ भाई आया समझ आ में। गया 11 पॉसिबल आउटकम तो है, पर वो इक्वली लाइकली कहाँ है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। तो वो कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, हम जस्टिफिकेशन में कहेंगे बिकॉज़ दीस आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग है, और प्रोबेबिलिटी तो ऊपर दी हुई है, 1/11 कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, अगर 3 बार टॉस करते हो तो तुम्हें पता क्या होता है, 8 आउटकम्स आते हैं, हाँ 2 की पावर 3, करेक्ट। वो 8 आउटकम्स कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा और लिखो प्रोबेबिलिटी के बारे में, एक बार तो ऐसे लिख लो, इसी को रिपीट कर लो, 2 वाला तो आता है, एक बार सबके साथ और दूसरी बार। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 8 आउटकम बन गए। अब क्वेश्चन कहता है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 बार टॉस हो रहा है ना कॉइन, हनीफ कब जीतेगा गेम, जब तीनों टॉस से सेम रिजल्ट दें, मतलब तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, तो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 और 1, 2 केस 2/8, यानी 1/4। लूज की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 में से माइनस कर दो, 3/4 6/8 मतलब 3/4। उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज बाय 3/4, समझ में आया। 24 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, घर से करके आना, मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, ये खुद से ट्राई करना है, जितनी प्रोबेबिलिटी मैंने समझाई है उसके बेस पर तुमसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, दम लगा, है ना, अच्छे से करना, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। एक बार खुद की क्रिएटिविटी चेक करना, भाई तुम में क्या समझ पा रहे हो प्रोबेबिलिटी को, ट्राई करना। 24 25 देखते हैं हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, इफ 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, गलत 4 होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। हेड टेल और टेल हेड एक नहीं है, अलग अलग है, पहले पर क्या आ रहा है दूसरे पर क्या आ रहा है, इस बात से फर्क पड़ता है। ये कह रहा नहीं पड़ता, और ये कह रहा है कि 1/3 सबकी प्रोबेबिलिटी है, गलत बोल रहा है, 1/4 है सबकी, तो पहले वाला रॉन्ग, समझ में आ गई बात, ठीक है। रीजन दे देंगे हम, बिकॉज़ देयर आर 4 आउटकम्स और चारों इक्वली लाइकली। अब डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, सही है। उसमें 2 आउटकम कैसे, वैसे तो 6 आउटकम है, लेकिन सिंगल सिंगल ले तो, लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि ऑड आएगा या इवन आएगा, फिर तो 2 ही हैं, ऑड में 3 कवर हो जाएंगे और इवन में भी 3 कवर हो जाएंगे, नहीं समझ में आया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 3/6 3/6, ईच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। सेकंड पार्ट सही है, सही पार्ट में रीजन नहीं देना होता, रॉन्ग में जस्टिफाई करना होता है, करेक्ट कर लोगे। बस एक 24 घर से करना है और 20 छुड़वा दिया। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करना, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E is equal to 1, the probability of an event that cannot happen is 0, and such an event is called null event, impossible event, whatever, impossible लिख लेना आप, ठीक है, अपने 10th क्लास के सिलेबस में impossible वर्ड यूज करो, ठीक है, 11th में null वर्ड भी यूज कर सकते हो। the probability of an event is certain to have 1 and this event is known as sure event, ठीक है। next, the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1,
एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, सेकंड छोड़ो, थर्ड पढ़ते हैं। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम? श्रेया बताना इसका क्या आंसर? वो कह रहे हैं व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना, व्हाई, क्यों इसको हम कंसीडर करते हैं फेयर वे? फेयर वे मतलब एप्रोप्रिएट, दोनों के लिए ठीक, दोनों टीम्स के लिए ये बिल्कुल सही क्यों है कि ये डिसाइड करने में कि कौन सी टीम को फुटबॉल मैच में कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन में आंसर बताना श्रेया, आंसर 3 वर्ड्स क्या है? शैली क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इक्वली लाइटली आउटकम्स, खत्म, सीधी बात, नो बकवास, no bogwas, because the coin has only 2 possibilities, one is head and other is tail. ये दोगी बकवास बात, सीधा बोल दो, because the coin has equally likely outcomes, therefore it is the fair way to decide which team should get football first, है ना? हाँ, ठीक है। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है ना? ऐसा हो सकता है ना, डाइस लेकर तू ओड मांग ले, तू इवन मांग ले, हाँ हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है, पर उसमें 6 केसेस हैं, तो थोड़ा सा अच्छे नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। हाँ ये ज्यादा सही है ना, अब डाइस बैकिंग ऐसे, ठीक है। खैर चलो, which of the following cannot be the probability of an event? तुषार बताना, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन? बी, माइनस में कहां से होती है प्रोबेबिलिटी? पहला हो सकता है 2/3 हो सकता है, सी हो सकता है, हाँ परसेंट में होती है प्रोबेबिलिटी 0.15, और डी भी होता है। ई की प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 0.05, नोट ई बताना, 1 माइनस 0.95। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कितनी कैंडीज है? 3 4 10 12? नहीं, सारी लेमन ही तो है। हां, क्लियर? तो टोटल पॉसिबल आउटकम n, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, बिना देखे वो बैग से एक कैंडी निकाल रही है। कैसी पागल बच्ची है। उसे लेमन कैंडी मिलेगी है ना, ऑरेंज तो मिलने वाली नहीं है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाला भी क्या बना रहा है यार तुम्हें? कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? 0, इट्स अ नल इवेंट बिकॉज़ देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड इट इज लेमन फ्लेवर कैंडी। 1, इट्स अ श्योर इवेंट। ठीक है, n by n कर लेना, श्योर इवेंट। ठीक है, ऐसे पता नहीं क्या क्वेश्चन देते हैं। चलो खैर, it is given that a group of 3 students, 3 बच्चों के ग्रुप में the probability of 2 students not having the same birthday, वो 2 स्टूडेंट की बात नहीं है, क्वेश्चन not having the same birthday, उनका सेम बर्थडे नहीं है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। ओके, तो what is the probability that 2 students have the same birthday? 1 minus 0.9। हाँ, समझ गए ना? अगर not having the same birthday इवेंट e है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? having the same birthday। not having not the same birthday मतलब having the same birthday, 2 बार नो आ गया तो यस बन जाएगा वो। तो 1 में से -0.008 आ जाएगा। ठीक है, 8 को हमने कर ही लिया था, सेकंड पे आना एक बार। which of the following experiment have equally likely outcome? ठीक है, इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है? फर्स्ट, पर बताइए आंसर। A driver attempts to start a car, the car starts or does not start? इक्वली लाइकली है, हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तेल खत्म हो, कुछ और हो, क्या पता। और तेरे साथ क्या है आंसर? इक्वली लाइकली नहीं है। श्रेया बताना। शैली आप तो कह रहे थे इक्वली लाइकली है, ये तो होगी या नहीं होगी? मतलब इक्वली लाइकली है या नहीं है? नहीं नहीं स्वास्थ्य बताइयो, होगा। तेरा टैलेंट खत्म होता जा रहा है। सर या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, और तो फैक्टर इस पे डिपेंड सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। मतलब तू कहीं जाता है तो 50% प्रोबेबिलिटी के साथ जाता है कि तूने बाइक खड़ी करी और वापस आएगा तो 50% चांस है या तो स्टार्ट होगी या तो स्टार्ट नहीं होगी। चोरी हो जाए। नहीं मतलब हैं, एक मिनट 50% मतलब तेरे को हमेशा 50% तेरे को प्रोबेबिलिटी रहती है कि तूने बाइक एक साथ खड़ी करी, दोबारा बाइक वहां से उठाएगा तो 50% स्टार्ट होगी और 50% चांस है कि नहीं होगी। उसमें पेट्रोल भी है, तेरे पास की भी है, बाइक भी किसी ने नहीं उठाई, वहीं पर है, तेरे को बाइक चलानी भी आती है, तेरे को स्टार्ट भी करनी आती है, उसका इंजन भी ठीक है, साइंटिफिक टेक्निकल सब कुछ है, तो फिर तो होगी। तो भाई फिर ब्लैक मैजिक ही हो सकता है वो बाइक स्टार्ट ना हो तो। अब जब तू चलाएगा दोबारा से स्टार्ट करेगा तो मतलब 50% बाइक स्टार्ट ही नहीं होएगी। खुद सोचो यार, फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा।
इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पर चांस की बात हो रही है। मोटर कंपनी बंद हो जाएगी। लोग ना केस कर देंगे तुम्हारी बाइक लेने से, भाई तुम्हारी बाइक 50% केस में चलती है। पता नहीं कब धोखा दे दें, हम नहीं लेते तुम्हारी बाइक। यार जो बाइक सही है वो तो सही चलेगी। अब किसी ने पेट्रोल निकाल लिया तेरी बाइक से, मान ले सनी बाइक बाहर खड़ी है। नहीं मान ले पेट्रोल निकाल लिया, उस केस में चल नहीं रही है, ठीक है। अब अगले दिन तूने करा तो अगले दिन नहीं निकाला, अगले दिन चल रही है, तो तीसरे दिन बोल रहा है कभी तो चलती कभी नहीं चलती। ये तो स्कैम हुआ। नहीं ऐसे कंफ्यूजन निकाल सकता है, हाँ नहीं निकाल सकता ना। सब इक्वली लाइकली नहीं है, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। समझ में आ गई बात? वो अटेम्प्ट करता है, ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कि उससे कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो उसको स्टार्ट ही नहीं करनी आती। फिर अगर स्टार्ट करनी आती है और कार की कंडीशन ठीक है तो स्टार्ट होगी हमेशा, श्योर इवेंट हो जाएगा। और पेट्रोल नहीं है तो फिर नल इवेंट हो जाएगा, व्हाटएवर बी द केस। तो नॉट द इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। जो 3-4 बच्चों ने तो सही आंसर दिया, इसका मतलब उनको प्रोबेबिलिटी समझ में आई है, ठीक है। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में ना ज्यादा दिमाग मत लगाना। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। इसलिए आप बताना इक्वली लाइकली है या नहीं है। शैली? हाँ भाई तू बता। है सर है। पर बता, मैं सिर्फ क्वेश्चन में एक मिनट पर बता। 4 वोट आ गए, इक्वली लाइकली है, मेजॉरिटी होगी। यस सही बोल रहा है, इक्वली लाइकली है। जिन्होंने नहीं बताया ना वो ज्यादा बायोलॉजिकली मत सोचे, भाई कोई भी हो सकता है यार। अब वैसे भी ये क्राइम है पहले से टेस्ट कराना कि बॉय है या गर्ल है, मेल है, गलत है, रॉन्ग है। एनसीईआरटी वाले तो बेबी कोई भी हो सकता है ना, मेल या फीमेल, गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है, तो इक्वली लाइकली है। 1/2 प्रोबेबिलिटी, जस्टिस है, बिल्कुल सिंपल। तो फोर्थ का यस। इसमें Third, वो करना चाहिए क्या? ना, जैसे वो एक बॉय दो फिर दूसरा दे दो, नॉट अ बॉय तो फिर सही है। देख ऐसा है, मैथ में रहा है, मैथ के बाहर मत जा, ठीक है। मैथ की फील्ड में रहेगा तो ज्यादा सही है। अ ट्रायल इज मेड टू, अब तेरे एक क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन कोई क्रिएट करेगा, है ना, फिर संवाद छिड़ जाएगा, ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाएगा ये। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इक्वली लाइकली द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये तो सही है या तो गलत है। स्किल पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, बस राइट और रॉन्ग। यस इक्वली लाइकली। थर्ड और फोर्थ फर्स्ट नोट था, सेकंड बताओ। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली लाइकली। आपको लूडो खेलनी आती है, आप परफेक्ट हो, ठीक है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बेटा प्लेयर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा फैक्टर के ऊपर डिपेंड। जो प्लेयर खेल रहा है बास्केटबॉल, अब मैं खेल रहा हूँ, मेरे को नहीं आता खेलना, तो मिस ही होगा शूट। क्या तुम मारते हाथी मुड़ जाए। तो मजे ले लेंगे, ठीक है। तो भाई और अगर किसी को खेल